In this video, we will discuss the quantum approach to explain the photoelectric effect that is given by Einstein. Before going through this section, let us recall once the classical failures of the photoelectric effect. According to the classical failures, wave energy is proportional to the wave intensity. That means the kinetic energy, maximum kinetic energy of the emitted electrons is directly related with the intensity of incident light. Okay. And hence the stopping potential is also dependent upon the intensity of incident light. That was discussed by the classical approach, but actually it is not so. Classical physics के अकॉर्डिंग तरंग ऊर्जा जो है वो तरंग तीव्रता के समानुपाती होती है, इसलिए जब भी किसी इनफ तीव्रता का प्रकाश किसी धातु सतह पर इंसिडेंट करवाया जाएगा तो धातु पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन को उस तरंग ऊर्जा का एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाना चाहिए, यानी कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या हम कहें स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव का मान जो है वो तीव्रता पर डिपेंड करता है। ऐसा क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से नहीं होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, वेव के पास में जो एनर्जी है वो तरंगाग्र में फैली, यानी कि वेव फ्रंट के रूप में फैली हुई है। एनर्जी जो है वो कुछ इस तरह से सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी इस तरह की लाइट, जब भी इंसिडेंट लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो लाइट जो है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तरंगाग्र के वेव फ्रंट की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट होने वाली लाइट का कुछ फ्रैक्शन ही मिलता है, तो उस फ्रैक्शन को एब्जॉर्ब करके मेटल सरफेस से बाहर निकलने में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को कुछ टाइम लगना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग 3 × 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, यानी कि टाइम लैग होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में टाइम लैग नहीं बताया गया है। क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, वेव एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी कि तरंग ऊर्जा जो है वो तीव्रता के समानुपाती। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट डालो तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट करवाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड द क्वांटम अप्रोच। व्हाट वाज द क्वांटम अप्रोच? नंबर फर्स्ट थिंग इज दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन 1905 आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दिया था। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग लाइट या रेडिएशन जो है, रेडिएशन की एनर्जी जो है वो वेव फ्रंट के रूप में फैली हुई नहीं होती है, जबकि वो टाइनी पैकेट्स के रूप में फैली हुई होती है, और उन टाइनी पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा। ओके, तो जब भी इस तरह के क्वांटास किसी मेटल सरफेस से, जब इस तरह के क्वांटास किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाए जाते हैं तो एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा, दूसरा वाला जो क्वांटा है, लाइट का क्वांटा जो है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन देयर इज 1-to-1 इंटरेक्शन, दैट इज हर फोटोन हर इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो क्या था, लाइट आ रही है और वो पूरे ही वेव फ्रंट के फॉर्म में फैल जाती है। ओके, तो हर इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट लाइट का फ्रैक्शन ही मिलता है। लेकिन क्वांटम अप्रोच के अकॉर्डिंग बिकॉज एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पैकेट्स दैट इज नोन एज क्वांटा, सो देयर इज 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड हर इंडिविजुअल क्वांटा की एनर्जी होती है h न्यू के बराबर, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और इस तरह के क्वांटास को हम बोलते हैं फोटोन। इसका मतलब ये जो क्वांटम कंसेप्ट है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजीली किया जा सकता है, क्योंकि लाइट जो है, लाइट की एनर्जी फोटोन की स्टोर होती है। तो जैसे ही इनफ एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करके मेटल सरफेस से एस्केप हो जाता है, यानी कि एमिट हो जाता है। यानी फोटोन के इंसिडेंस और फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बीच में किसी भी तरह का कोई टाइम लैग भी नहीं होता है। ओके, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन है। जैसे ही एक पर्टिकुलर फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, जितनी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी इसको चाहिए वो ले लेगा, एंड देन विदाउट एनी टाइम लैग ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाएगा। ओके, यानी कि टाइम लैग नहीं होता है। नाउ ऑल्सो न्यू फ्रीक्वेंसी के लाइट में एनर्जी कितनी होती है, h न्यू अमाउंट की एनर्जी होती है, यानी कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लाइट के लिए
एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. ओके, there is nothing to deal with the intensity of incident light. Okay, so second drawback is that because every photon carries energy that is equals to h nu, so the maximum kinetic energy of photoelectron does not depend upon the intensity of light. It does depend upon the frequency of incident light. Okay, इसी तरह से जो maximum kinetic, इसी तरह से hence maximum kinetic energy depends on frequency of incident light, or we can correlate it with the stopping potential. Therefore the stopping potential is also function of frequency, not of the intensity of light. Okay, now there is a very important concept that is work function. हिंदी में इसे बोलते हैं कार्य फलन. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन. देखिए, एक फोटोन जब इंसिडेंट होता है उसके पास में एच न्यू अमाउंट की एनर्जी होती है. अब देखिए, और इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सरफेस से बंधा हुआ है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जब तक इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी से ये मेटल में बंधा है उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं हो पाएगा. लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी से ये बंधा हुआ है उससे ज़्यादा की एनर्जी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और फ्री होकर मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है और जो फोटोन आ रहा है वो सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर आ रहा है. तो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बंधा ही है. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके भी इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा. ओके, नाउ इफ the photon have energy 150 electron volt and the electron is bound with the 100 electron volt, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके इस मेटल सरफेस से एस्केप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये बंधा हुआ है, लेकिन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 150 के बराबर आ रही है. तो जो रिमेनिंग 50 हुआ वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ द कंसेप्ट. ओके, इसका ये मतलब हुआ कि एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का फोटोन ही डालना पड़ेगा. वो डेफिनेट फ्रिक्वेंसी क्या, जितनी एनर्जी से ये बंधा हुआ है उससे ज़्यादा की एनर्जी अगर फोटोन लेकर आएगा तभी ये इलेक्ट्रॉन एस्केप हो सकता है. तो दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज द वर्क फंक्शन. सो व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन? किसी भी मेटल सरफेस पर एक पोटेंशियल बैरियर होता है और उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे उस मेटल का वर्क फंक्शन बोलते हैं. ओके, अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि क्वांटम अप्रोच के अकॉर्डिंग 1-to-1 इंटरेक्शन है. एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है. तो यानी कि अगर दैट मीन्स अगर फोटोन की एनर्जी मेटल की वर्क फंक्शन, यानी कि जितनी एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकलने में, जितनी एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकलने के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो इस वर्क फंक्शन से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा. नाउ इफ़ आई कंसीडर न्यू नॉट टू बी द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी कि इससे कम फ्रिक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, देन द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रिक्वेंसी इज नोन एज फाई, दैट इज़ द वर्क फंक्शन. तो इसका मतलब आइंस्टीन का क्वांटम थ्योरी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के कंसेप्ट को भी क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है by means of the concept of work function. Okay, now what is the Einstein's photoelectric equation? अब देखिए, जब भी h न्यू एनर्जी वाला फोटोन मेटल के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें से एच न्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी जो है वो तो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में यूज़ में आ जाती है, और जो एनर्जी बच जाती है ये बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में
चेंज हो जाती है. ओके, so the kinetic energy of photoelectron would be the energy of incident photon minus the work function of the metal surface. Okay, now if nu is nu नॉट, यानी कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को ही हम कंसिडर कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के केस में फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं, और फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आएगी नहीं. सो वी हैव h nu नॉट माइनस फाई. ओके, हेंस द वर्क फंक्शन इज h nu नॉट, जो हमने अभी पहले भी हम बता चुके हैं. ओके, सो maximum kinetic energy would be difference of energy of incident photon and the work function of the matter. Okay, this equation is known as photoelectric equation, or it is this equation is known as Einstein's photoelectric equation. अब photoelectric effect में अगर stopping potential V नॉट हो तो इस kinetic energy को हम stopping potential की फॉर्म में इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं. So we have the stopping potential that is h nu by h nu naught. Okay, hence we would get stopping potential as h by e nu minus h by e nu naught. Okay, this equation is clearly explain the equation which I have previously mentioned, that stopping potential is A nu plus B. This A does not depend upon the material of metal, but this B depend upon the material of the metal, because this B here is minus of h nu naught by E, and h nu naught is the work function, और हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा. ओके, तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ये वाली इक्वेशन जब मैंने आपको बताई थी तब हमने उसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया था. दिस वॉज फॉर सीजियम एंड दिस वॉज फॉर सोडियम. ओके, अब हम इस ग्राफ को देखिए, इससे हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे. कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ऑफ सी, यानी कि इंटरसेप्ट जो है जो वो माइनस y एक्सिस पर जा रहा है. ओके, सो फॉर दिस इक्वेशन देयर वुड बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग द स्लोप h बाय e, दैट इज this is for the frequency, this is for the stopping potential. Okay, and intercept is on negative axis, intercept is on negative y axis, so it would be like this. Okay, this is the negative intercept having value h nu naught by e, or we can say that phi by e. ओके, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन. इसकी स्लोप जो है यानी कि m जो है वो किसके बराबर होगा, h बाय e के बराबर होगा. ओके, यानी कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी मेटल का वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को हम h बाई ई के बराबर रखेंगे और h बाई ई के बराबर रख के हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी तरह से जो इंटरसेप्ट आ रहा है उससे हम वर्क फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, और मिलिकन ने 1916 में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था और इस स्लोप की मदद से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी. ओके.